कक्षा का विषय जीव विज्ञान। गुड मॉर्निंग बच्चों, बायोलॉजी क्लास में आज आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर जो 3 का चल रहा है, जिसमें हमने शुक्र जनन, अंड जनन, वर्षन की अनुप्रस्थ काट यानी इत्यादि के बारे में हमने इसमें पढ़ा भी है। ठीक है, कल जो टॉपिक हमने पढ़ा था शुक्राणु की संरचना, उसमें देखो थोड़ा सा मैं आपको 2-4 नाम बता देता हूं जो हमेशा के लिए याद रखने हैं। एक तो नाम आता है हमें पेरिफोरेटियम, एक आता है निबेनकरण और एक नाम आता है मैनचेट। ठीक है, और एक है तारकाई, और तारकाएं की संख्या कितनी होती है? 2, और दोनों तारकाएं 90 डिग्री के कोण पर क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। दोनों तारकाएं जो होते हैं वो 90 डिग्री के कोण पर क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। पेरिफोरेटियम हमने क्या बताया? केंद्रक एवं एक्रोसोम, केंद्रक और एक्रोसोम के बीच का स्थान, केंद्रक व एवं एक्रोसोम के बीच का स्थान। निबेनकरण क्या होता है? यानी कहने का मतलब शुक्राणु के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, शुक्राणु के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कौन से क्रम में व्यवस्थित होते हैं? सर्पिल क्रम के अंदर व्यवस्थित होते हैं। यानी शुक्राणु के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया सर्पिल क्रम के अंदर व्यवस्थित होते हैं, और इसी माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? निबेनकरण कहा जाता है। ठीक है, अब देखो मैनचेट की बात आती है। मैनचेट क्या होता है? मैनचेट जो होता है ये क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका झिल्ली के बीच का कोशिका द्रव्य, क्या कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया एवं कोशिका झिल्ली के बीच का कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली के यानी कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका झिल्ली के बीच का जो कोशिका द्रव्य जो होता है वो क्या कहलाता है? मैनचेट कहलाता है। तारकाई हमने बता भी दिया कि गर्दन जो होती है उसी गर्दन के पास में क्या, यानी गर्दन जो होती है उसमें क्या होते हैं? तारकाई गर्दन से नीचे यानी मध्य खंड होता है, और मध्य खंड से नीचे जो है यहाँ पर संरचना जो पाई जाती है उस संरचना के अंदर क्या होता है? तारकाई पाया जाता है। और इस तारकाई की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, और दोनों तारकाई आपस में एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री कोण पर क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, आज जो हम टॉपिक पढ़ते हैं अनुप्रस्थ यानी अंडाशय की अनुप्रस्थ काट, आज का जो अपना टॉपिक है वह है अंडाशय की अनुप्रस्थ काट। कौन सा है? अंडाशय की अनुप्रस्थ काट है। ठीक है, टीएस ऑफ ओविल, जिसको क्या बोलते हैं? टीएस ऑफ ओविल। देखो, जैसे आपने शुक्रजनन की प्रक्रिया पढ़ी, और उसी शुक्रजनन की प्रक्रिया पढ़ने के दौरान आपने जैसे यहाँ पर देखा कि शुक्रजनन की जो प्रक्रिया जो होती है वह प्रीमोर्डियल कोशिका से क्या होती है? प्रारंभ होती है, और इसी प्रीमोर्डियल कोशिका से प्रारंभ होने के बाद में स्पर्मेटोगोनिया कोशिका बनती है। स्पर्मेटोगोनिया कोशिका से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड और स्पर्म का निर्माण होता है। उसी प्रकार से अंडाशय की अनुप्रस्थ काट जो होती है, सबसे पहली बात जो होती है, अंडाशय के अंदर किसका निर्माण होता है? अंडाणु का। किसका निर्माण होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। जैसे इसके अंदर अंडाणु का निर्माण होता है तो आपने देखा होगा
कि अंडाणु का निर्माण होने की प्रक्रिया जो होती है कहाँ से प्रारंभ होती है? प्रीमोर्डियल कोशिका। कौन सी कोशिका से प्रारंभ होती है? यानी अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? प्रीमोर्डियल कोशिका से प्रारंभ होती है, जिसको बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। क्या बोलते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, यह प्रीमोर्डियल कोशिका आगे जाकर किसका निर्माण करती है? ओगोनिया सेल का निर्माण करती है, यानी ओगोनिया कोशिका का निर्माण करती है। यही ओगोनिया कोशिका आगे जाकर प्राइमरी oocyte किसका निर्माण करती है? प्राइमरी oocyte का निर्माण करती है। प्राइमरी oocyte जो होता है आगे जाकर किसका निर्माण करता है? सेकेंडरी oocyte बनता है, और सेकेंडरी oocyte से आगे जाकर क्या बनता है? आगे ओम का निर्माण होता है। ये प्रक्रिया आपने अंजनन के अंदर पढ़ी, यानी प्रीमोर्डियल जिसको बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम, इससे किसका निर्माण होता है? ओगोनिया कोशिका का निर्माण होता है। ओगोनिया कोशिका आगे जाकर प्राइमरी oocyte का निर्माण करती है। प्राइमरी oocyte आगे जाकर किसका निर्माण करती है? सेकेंडरी oocyte का निर्माण करती है, और सेकेंडरी oocyte आगे जाकर किसका निर्माण करता है? ओम यानी अंडाणु का निर्माण करता है। इस पूरी प्रक्रिया के अंदर ये जो पूरी प्रक्रिया आपने देख रहे हो, इसमें सबसे पहले बनने वाली कोशिकाएं कौन सी होती हैं? मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। सबसे पहले जो यानी कोशिकाओं का समूह यहाँ पर बनता है, वह कोशिकाओं का समूह यहाँ पर क्या कहलाता है? मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा कहलाता है। सबसे पहले क्या बनता है? यानी मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा कोशिकाएं बनती हैं। इसी मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा कोशिकाओं से जब ये कोशिकाएं विभाजन करती हैं तो इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं और बनती हैं। एक तो बनती है यहाँ पर कौन सी, जिसको बोलते हैं कोरोना रेडिटा। कोरोना, ये कोरोना ये नहीं है कि जो अभी फिलहाल चल रहा है, कोरोना रेडिएटा। और दूसरी कौन सी बनती है? जोना पेलुसिडा। यानी मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा से दो प्रकार की कोशिकाएं यहाँ पर बनती हैं। एक तो बनती है कोरोना रेडिटा और एक बनती है जोना पेलुसिडा। ठीक है, अब देखो ये जो कोशिकाओं का समूह, जो ये जो परत जो होती है, एक प्रकार से दोनों की दोनों क्या होती हैं? कोशिकाओं की परत होती हैं। ये परत हमेशा कैसी होती है? पारदर्शी होती है। ठीक है, जोना पेलुसिडा की जो परत होती है हमेशा किस प्रकार की होती है? पारदर्शी, जिसकी यानी पारदर्शी का मतलब यहाँ पर क्या होता है? जिसको यानी आर पार देखा जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या आता है? जोना पेलुसिडा से आगे देखो क्या बनता है, यानी ग्राफिन फॉलिकल कोशिकाएं बनती हैं। ग्राफिन फॉलिकल सेल्स बनती हैं। क्या बनती हैं? ग्राफिन फॉलिकल सेल्स बनना प्रारंभ हो जाती हैं। इसी ग्राफिन फॉलिकल सेल से आगे जाकर क्या बनता है? मैच्योर। मैच्योर का मतलब क्या होता है? परिपक्व। मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल सेल बनती है। ठीक है, और इससे आगे जाकर कौन बाहर निकल जाता है? ओम बाहर निकल जाते हैं। यानी मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल जो कोशिकाओं का समूह जो होता है, इसके बीच में जो क्या पाया जाता है? अंडाणु पाया जाता है। इस अंडाणु से बाहर कौन निकल जाता है? यानी अंडाणु बाहर निकल जाता है। जैसे ही अंडाणु बाहर निकलता है तो जो शेष बची संरचना जो होती है वो क्या कहलाती है? कार्पस ल्यूटियम। क्या कहलाती है? कार्पस ल्यूटियम कहलाती है। ठीक है, तो बच्चों याद रखोगे ना। देखो इसमें दो हार्मोन के सहायक होते हैं, एक हार्मोन होता है एफएसएच और एक होता है एलएच। ठीक है, ये हार्मोन किसके लिए जिम्मेदार होता है? प्रोजेस्टेरोन, और ये होता है एस्ट्रोजन। तो इन दोनों में यानी कार्पस ल्यूटियम जो होता है ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन को भी क्या करता है? स्रावित करता है। ठीक है,
और कार्पस ल्यूटियम इंग्लिश का नाम है, इसको हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं, पीत पिंड। क्या बोलते हैं, पीत पिंड इसको कहा जाता है। ठीक है, अब देखो जो बातें मैंने बोर्ड पर लिखी हैं इन सभी बातों को मैं ये डायग्राम के द्वारा यहाँ पर आपको समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखना कि अंडाशय जो होता है यानी 28 दिन में केवल एक बार अंडाणु का त्याग करता है। यानी कितने दिन में, 28 दिन में एक बार अंडाणु का त्याग करता है। जब ये अंडाणु का त्याग करता है तो उसमें देखो क्या होता है कि प्रिमोर्डियल, जिसको जर्मिनल एपिथेलियम कोशिकाओं की परत कहा जाता है, ये परत किसका निर्माण करती हैं, यानी ओगोनिया कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। और ये ओगोनिया कोशिकाएं जो होती हैं ये प्राइमरी oocyte का निर्माण करती हैं। प्राइमरी oocyte जो होता है आगे जाकर किसका निर्माण करता है, सेकेंडरी oocyte का निर्माण करता है। और सेकेंडरी oocyte आगे जाकर ओम का निर्माण करता है, यानी अंडाणु का निर्माण करता है। इसमें बहुत सारी परतें इसमें सहायक होती हैं। सबसे पहले जो परत बनती है उस परत का नाम क्या होता है, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। कौन सी बनती है, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा बनती है। ठीक है, ठीक है। इसी मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा से क्या बनती है, दो परतों का निर्माण होता है, जिसको बोलते हैं, एक को बोलते हैं कोरोना रेडिटा और एक को बोलते हैं जोना पेलुसिडा। ठीक है, जोना पेलुसिडा जो परत जो होती है ये किस प्रकार की होती है, पारदर्शी होती है। और पारदर्शी होने के साथ साथ में आगे ये दोनों परतें जो होती हैं ये पूरा का पूरा ग्रुप जो होता है किसका निर्माण करता है, ग्राफिन फॉलिकल कोशिकाओं का निर्माण करता है। और ये ग्राफिन फॉलिकल जो कोशिकाएं जो होती हैं ये क्या हो जाती हैं, परिपक्व हो जाती हैं। और परिपक्व हो जाने के बाद में किसका निर्माण करती हैं, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल का निर्माण करती हैं। और ये मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल जो होता है आगे जाकर किसका त्याग करता है, अंडाणु का त्याग करता है। जैसे ही अंडाणु का त्याग होता है तो शेष संरचना जो बचती है उस संरचना को क्या बोलते हैं, कार्पस ल्यूटियम, जिसको हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं, पीत पिंड। ठीक है, ये प्रक्रिया 28 दिन में क्या होती है, एक बार होती है। ठीक है, अंडाशय से अंडाणु की निर्माण की प्रक्रिया 28 दिन में पूर्ण होती है। ये जो बातें हमने यहाँ पर बताई हैं, जो बोर्ड पर हमने यहाँ पर जो बातें लिखी हैं इनको मैं डायग्राम के द्वारा समझा रहा हूँ। और बाकी जो बातें हमने यहाँ पर बोर्ड पर लिखी हैं इनको हम एक थ्योरी के रूप में भी लिख सकते हैं। तो अब इसका डायग्राम बनाते हैं। अंडाशय की अनुप्रस्थ काट। ठीक है, डायग्राम किसका बना रहे हैं, अंडाशय की अनुप्रस्थ काट का डायग्राम हम यहाँ पर बना रहे हैं।
ये जो कोशिकाएं हम यहाँ पर बना रहे हैं ये जर्मिनल एपिथेलियम की कोशिकाएं हैं, ठीक है। साथ साथ में नाम भी लिख देते हैं। ये जो कोशिकाएं जो होती हैं इनको कहा जाता है जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। ये जर्मिनल एपिथेलियम की कोशिकाएं जो होती हैं इनमें से एक कोशिका जो होती है वो अपने आकार को क्या कर देती है, बड़ा कर देती है। बाहर की जो कोशिकाएं होती हैं उनको बोलते हैं मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, ठीक है। ठीक है, इस प्रकार से इसमें से केवल एक कोशिका, कोई भी एक कोशिका क्या कर लेती है, अपने आकार को बड़ा कर लेती है। इसने अपने आकार को बड़ा कर लिया है और बाहर ये कोशिकाओं का समूह है बन जाता है, ठीक है। बीच में ये तो बना है, इसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल। और बाहर जो कोशिकाओं का समूह बना है इसको बोलते हैं मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। इसको क्या कहा जाता है, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा कहा जाता है। धीरे धीरे ये कोशिकाएं क्या करती हैं, यानी विभेदित होती हैं। धीरे धीरे क्या करती हैं, यानी विभेदित होना प्रारंभ कर देती हैं, जिससे इन्होंने अपने आकार को थोड़ा सा और बड़ा कर लिया है और कोशिकाएं धीरे धीरे क्या करती हैं, विभेदित होना प्रारंभ हो जाती हैं। देखो जैसे एक पर से कितने पर्दे बन गए हैं, दो से कितनी बनेंगी, 4, और 4 से कितनी बनेंगी, 8। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये भी क्या है, एक प्रकार से मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा की परत है और बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है केंद्र के समान, इसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। अब देखो ये प्राइमरी फॉलिकल है, इसके बाहर एक पारदर्शी लेयर बनी है, इसके बाहर कोशिकाओं का समूह जिसको बोलते हैं कोरोना रेडिटा, ऐसे ये कोरोना रेडिटा। बाहर जो केंद्र की कोशिकाएं जो बनी है, देखो बीच में ये तो क्या है, प्राइमरी फॉलिकल। इसके बाहर जो ये पारदर्शी जो परत बनी है इसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा, और ये जो परत जो होती है इसको बोलते हैं मेम्ब्रेना। मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, ठीक है। सॉरी, ये उसको बोलते हैं कोरोना रेडिटा। क्या बोलते हैं इसको, कोरोना रेडिटा, ठीक है। और बाहर वही कोशिकाओं का समूह होता है, इसको बोलते हैं, यानी इस प्रकार से कोशिकाओं का समूह जो और बाहर की तरफ होता है इसको बोलते हैं मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, ठीक है। इसके बाद में देखो क्या होता है, इसके बीच में एक गुहा बनती है जिसमें ग्राफिन फॉलिकल कोशिकाएं भी होती हैं। देखो एक कोशिका अपने आकार को इस प्रकार से बड़ा कर लेती है, ठीक है। बीच में इस प्रकार से कोशिकाओं का समूह बन जाता है, ये होती हैं फॉलिकल सेल। ये कौन सी सेल होती हैं, फॉलिकल सेल होती हैं। और कौन सी हैं, ग्राफिन फॉलिकल, ग्राफिन। बीच में जो गुहा आपको दिखाई देती है इस गुहा को क्या बोलते हैं, एंट्रम। इस गुहा को क्या बोलते हैं, एंट्रम, एंट्रम गुहा, ठीक है। कुछ समय के बाद में इसमें देखो क्या होता है, इस यानी यहां से क्या होता है कि अंडाणु का बाहर सेक्रेशन हो जाता है, तो संरचना इस प्रकार से बन जाती है। ये अंडाणु का त्याग हो चुका है, ठीक है। इस संरचना को क्या कहा जाता है, कार्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं, कार्पस ल्यूटियम। और ये संरचना जो आपको दिखाई दे रही है, संरचना किसकी होती है, अंडाणु की। ये संरचना किसकी होती है, अंडाणु की होती है, ठीक है। यानी जैसे ही क्या होता है कि मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल, इस ये जो संरचना जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है
इस पूरी संरचना को क्या कहा जाता है? मैच्योर यानी परिपक्व, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल कोशिका या ग्रुप, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल ग्रुप। ठीक है। और यहाँ पर जो गुहा आपको दिखाई देती है, इस गुहा को क्या बोलते हैं? एंट्रम बोलते हैं। जैसे ही इससे क्या होता है कि अंडाणु बाहर निकलता है, यानी ओम बाहर निकलता है, तो शेष बची संरचना क्या कहलाती है? कार्पस ल्यूटियम कहलाती है। और कई बार क्या होता है, ये कार्पस ल्यूटियम की जो परत जो होती है इस प्रकार से अफासित हो जाती है, इसको बोलते हैं कार्पस एल्बिगेंस। इसको क्या बोलते हैं? कार्पस एल्बिगेंस कहते हैं। ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात रहेगी, यानी कार्पस ल्यूटियम जो होता है ये कई बार क्या होता है? अफासित हो जाता है, और अफासित हो जाने के बाद में संरचना जो वहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है, इसको बोलते हैं कार्पस एल्बिगेंस बोलते हैं। क्या कहा जाता है? कार्पस एल्बिगेंस इसको कहा जाता है। ठीक है। ये अंडाशय के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र है। थोड़ा सा दोबारा समझ लो। बाहर की साइड में जो आपको यानी इस प्रकार से कोशिकाएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ये कोशिकाएं, इनको क्या कहा जाता है? यानी ये जर्मिनल एपिथेलियम की परत होती है। ठीक है। यानी अंडाशय के अंदर सबसे पहली जो परत यहाँ पर देखी जाती है वह परत कौन सी होती है? जर्मिनल एपिथेलियम की परत होती है। ठीक है। इसके बाद में कोई भी एक जर्मिनल एपिथेलियम की परत से कोई एक कोशिका अपने आकार को क्या कर लेती है? बड़ा कर लेती है। जैसे ही बड़ा करती है तो बीच में जो केंद्रक के समान संरचना आपको दिखाई देती है, उस केंद्रक के समान संरचना को क्या कहा जाता है? प्राइमरी फॉलिकल कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको? प्राइमरी फॉलिकल। अब देखो बच्चों, प्राइमरी फॉलिकल जो कोशिका यानी जो संरचना जो होती है, यानी केंद्रक के समान जो संरचना आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, इस संरचना में बाहर की तरफ कोशिकाओं का जो ग्रुप होता है, उस ग्रुप को क्या कहा जाता है? मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको? मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा कहते हैं। अब ये जो संरचना जो होती है धीरे धीरे कोशिकाओं की संख्या में क्या करती है? वृद्धि। अर्थात कहने का मतलब यही होता है कि मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा की जो कोशिकाएं जो होती हैं वह लगातार क्या होती हैं? विभाजित होती हैं। और जितनी ज्यादा लगातार विभाजित होती हैं उतनी ज्यादा क्या करती हैं? संख्या के अंदर वृद्धि करती हैं। देखो, जैसे पहले एक परत थी, उसके बाद में एक दो परतों का निर्माण हो गया, 2 परतों से 4 परतों का निर्माण, 4 से 8 परतों का निर्माण। इस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है कि परतों की संख्या में वृद्धि होती है, और परतों की संख्या में वृद्धि कराने का कार्य कौन करता है? मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा ही करता है। ठीक है। अब देखो, इसमें इस समूह के अंदर ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, इस संरचना के अंदर 2 परतों का निर्माण हो जाता है। प्राइमरी फॉलिकल के बाहर ये प्राइमरी फॉलिकल आगे जाकर सेकेंडरी फॉलिकल का निर्माण भी करता है। प्राइमरी फॉलिकल से किसका निर्माण होता है? सेकेंडरी फॉलिकल का निर्माण होता है। ये प्राइमरी फॉलिकल जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है धीरे धीरे सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर परिवर्तित होगा। जैसे जैसे यानी परिवर्तित होगा तो इसमें 2 परतों का निर्माण और हो जाता है। एक परत जो होती है वो कैसी होती है? पारदर्शी होती है। इसका नाम होता है जोना पेलुसिडा। इस परत को हमेशा याद रखना कि ये परत कैसी होती है? पारदर्शी। ठीक है। इसके बाहर जो कोशिकाएं जो होती हैं, इस कोशिका को क्या कहा जाता है? कोरोना रेडिटा कहा जाता है। देखो, परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न पूछ लेते हैं कि जैसे कोरोना रेडिटा अंग है अंडाशय का, वर्षण का, यानी इस प्रकार से प्रश्न पूछ लेते हैं। तो ये परतें भी आपको याद रखनी है कि जैसे जोना पेलुसिडा प्राइमरी फॉलिकल के बाहर पाई जाती हैं। प्राइमरी फॉलिकल धीरे धीरे क्या करता है कि परिवर्तित होता है और सेकेंडरी फॉलिकल का निर्माण करता है। इसमें सबसे पहले जो परत आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये सबसे पहले जो परत है यहाँ पर, इस परत का नाम होता है जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा आगे जाकर किसका निर्माण करता है? कोरोना रेडिटा का निर्माण करता है। कोरोना रेडिटा से आगे ऊपर जो परत पाई जाती है उस परत का नाम क्या होता है यहाँ पर? उसको बोलते हैं मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। ठीक है। अब देखो, ये थोड़ा सा और परिवर्तित होता है। परिवर्तित हो जाने के बाद में यानी कोशिकाओं का एक बड़ा ग्रुप बन जाता है, और इस पूरी संरचना को क्या कहा जाता है? मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल कोशिका या ग्रुप कहा जाता है। ठीक है। मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल ग्रुप इसको बोलते हैं। इसके बीच में जो गुहा होती है
उस गुहा को क्या बोलते हैं हम यहाँ पर एंट्रम बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इस संरचना से याद रखना मैच्योर ग्राफीन फॉलिकल कोशिकाओं के ग्रुप से अंडाणु बाहर निकलता है। जैसे ही बाहर निकलता है तो संरचना यानी जो शेष बची संरचना जो होती है वो क्या कहलाती है, कार्पस ल्यूटियम कहलाती है। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को स्रावित किया जाता है। ठीक है, देखो जितने भी जन्नांग होते हैं वो इन किसी न किसी हार्मोन को स्रावित करते हैं। जैसे यानी मादा के अंदर दो हार्मोन होते हैं, एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन और एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। उसी प्रकार से नर के अंदर कौन सा हार्मोन होता है, एंड्रोजन हार्मोन, जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करने में क्या होता है, सहायक होता है। उसी प्रकार से प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन जो होते हैं वो मादा के अंदर स्रावित होते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक ये हार्मोन अगर नियमित बने रहते हैं तो जनन स्वास्थ्य पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर ये दोनों हार्मोन डिसबैलेंसिंग हो जाते हैं यानी अनियमित हो जाते हैं तो जन्नांग क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं और वह यानी उसका जनन स्वास्थ्य खराब हो जाता है। अब देखो कार्पस ल्यूटियम यहाँ पर क्या शेष बची संरचना कहलाती है। कई बार क्या होता है कि कार्पस ल्यूटियम जो होता है ये एक अपहासित संरचना का निर्माण कर लेती है। अपहासित संरचना वह संरचना होती है जिसमें क्या होता है कि जिसके द्वारा किसी भी हार्मोन को स्रावित न किया जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कार्पस एल्बिकेंस। ठीक है, तो आपसे जैसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि कार्पस ल्यूटियम जो होता है यानी कार्पस ल्यूटियम जो होता है आगे जाकर एक अपहासित संरचना का निर्माण करता है, उस अपहासित संरचना का नाम क्या होता है, कार्पस एल्बिकेंस नाम होता है। ठीक है, तो देखो बच्चों ये जो इसके नाम हमने अभी बताए, जेनिनल एपिथेलियम, प्राइमरी फॉलिकल, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, कोरोना रेडिटा, प्राइमरी फॉलिकल, जोना पेलुसिडा, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल, एंट्रम गुहा होती है, कार्पस ल्यूटियम, ओवम और कार्पस एल्बिकेंस। अगर इन नामों से रिलेटेड सारी बातें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो अंडाशय के अनप्रस्थ काट आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आज का अपना टॉपिक, अंडाशय की अनप्रस्थ काट। ठीक है, कल इसके आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। तो बच्चों आज की क्लास के अंदर केवल इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाकी बातें हम कल करेंगे।